9th क्लास का, ठीक है। तो देखिए इस यूनिवर्स में जिस भी चीज़ का निर्माण हुआ है वो किसी न किसी एटम से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी सारे मैटर्स हैं, यानी कि आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ाया गया कि मैटर क्या होता है, यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसी को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। और वही मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉल पार्टिकल से, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम एटम्स बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एक बात है कि क्या सब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं? तो नहीं, अलग अलग मटेरियल्स जो है, जो मेरा अलग अलग मटेरियल्स है, अलग अलग एटम्स और अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब जितने भी सारे इस दुनिया में रिएक्शन होते हैं कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, यानी कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपस में कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। वही मेरा फर्स्ट लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसे आपको पता चल रहा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास को कंजर्व रखना है, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ पे मास का ना ही डिस्ट्रॉयड होगा और ना ही क्रिएट होगा, यानी कि जितना मास आपको रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। रिएक्टेंट को आपको तो पता है, जैसे कि मान लीजिए कि H+O2 मिलके H2 बनाता है, तो इस साइड को जो मिलके रिएक्ट कर रहा होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ई वाला साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए इन एनी केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बात है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ O2, यानी कि आपको यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 मेरा बनता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन का 12 ग्राम है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि कैसे किसी का एटॉमिक वेट निकालते हैं, और इसका एटॉमिक वेट 32 ग्राम है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का मास और 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 16 दूना 32, ठीक है। और दोनों को मिला है तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। और देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है 44 ग्राम का ही है, ठीक है। देखिए यही बात बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं कि लॉ ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। सेकेंड लॉ जो है मेरा, दिस लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड किसी न किसी रिएक्टेंट से मिलकर बना होगा और जो भी प्रोडक्ट मेरा होगा, और वो जो रिएक्टेंट है वो फिक्स्ड होता है कि ई कंपाउंड मिलाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट यही बनेगा। ऐसा नहीं है कोई कंपाउंड मिला के रख दिया कोई कंपाउंड बना लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एलिमेंट्स को एटम को रिएक्ट कराएं और कोई कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि यानी कौन कौन सा उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है कोई भी कंपाउंड में, ठीक है। इस लॉ को स्टेट करता है अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होता है एक साथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन का एक पार्ट और ऑक्सीजन का 8 रेशियो 1:8 में होता है बाय मास से, यानी कि जो है मास का रेशियो है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो H+O2 होता है। अब देखिए इसका जो है हाइड्रोजन का 1 होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, मास। और 8 2 16 मान लेते हैं यहाँ पे देखें तो ये कितना है 1 है, ठीक है, और 8 है। सबसे बेसिक यूनिट ले रहे हैं, इसका अभी हम मॉलिक्यूल पे नहीं जा रहे हैं, एलिमेंट पे नहीं जा रहे हैं, बस एक यूनिट एटम का हम मास ले रहे हैं। तो 1:8 हमेशा ऐसा नहीं है कि H2+
O2 मिलके आपको H2O बना देंगे, दूसरे कंडीशन में बनाता है, ये भी बनाता है लेकिन दूसरे कंडीशन में बनाता है। यहाँ पे हमेशा H होगा, H + O2 बराबर H2O होता है, ठीक है। यानी कि हमेशा हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास 8 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक थ्योरी के बेस पे, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि दुनिया में जितने भी सारे मैटर हैं टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी मींस होता है छोटा छोटा, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है। इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसी को एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बोलते हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1808 में। जॉन डाल्टन जो है उनका जन्म 1766 में हुआ था, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही एक कंसेप्ट दिया था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर 1808 में, और बोला था इन्होंने कि दुनिया के जितने भी सारे मटेरियल्स हैं वो हमारे एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और उसी को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बात करते हैं अब एटम की, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब एटम्स के बारे में समझेंगे और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट को डील करेंगे, ठीक है। तो एटम्स जो है मेरा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसको केमिकल रिएक्शन में उसी एटम को लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एटम्स जो होता है, अब ऐसा नहीं है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वही होता है, एटम्स को भी डिवाइड किया जाता है। यानी कि पहले की हम बात करें कि जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने अपने थ्योरी में लिखा हुआ था कि एटम को, मतलब एटम जो है इंडिविजुअल नहीं है, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट है, एक और साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पर आपको बुक में मेंशन किया गया हो, शायद देख लीजिएगा, उन्होंने बोला कि नहीं एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी एटम्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इन सब डिवाइड पार्टिकल, यानी सब पार्टिकल में टूट सकते हैं, यानी किसी वो पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, यही चीज, इससे छोटा पार्टिकल आज तक दुनिया में ना पॉसिबल है और ना ही होगा, अब आगे पता ना, लेकिन अभी तक नहीं है, ठीक है। अब देखिए एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर सिमिलर। अब देखिए मान लीजिए कि आपको हम सोडियम का एक एलिमेंट दे उठाएंगे और इसका हम बात करेंगे थोड़ा जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने के लिए, तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा, और इसका एक पार्टिकल जो है सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। ऐसा नहीं कि हम आपको सोडियम का एक एलिमेंट उठा के दें तो यहाँ पे तो सोडियम रहेगा और यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, ऐसा नहीं होता है, सिमिलर एटम होता है। यानी कि सिमिलर एक एलिमेंट के पार्ट में देखा जाए एटम्स को, अगर गौर से उसको माइक्रोस्कोपिक के हेल्प से देखा जाए तो आपको सिमिलर एटम्स दिखेंगे, सोडियम 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 ऐसे करके दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एलिमेंट का साइज कितना बड़ा होता है, तो साइज को इंडिकेट करने के लिए एटॉमिक रेडियस से डिफाइन करता है, साइज किसी भी एलिमेंट का और किसी भी एटम का साइज कितना बड़ा होता है। The size of an atom is indicated by its radius or atomic radius. इसी atomic radius के थ्रू हम देखते हैं, आपको तो पता ही होगा, सर्कल चैप्टर में आपने रेडियस पढ़ा होगा, इसको रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए आपने थोड़ा अंदाजा लगाइए कि किसी चीज का, और इसे भी एटॉमिक जो एटम का इथी होता है, शेप होता है, गोलाकार सर्कुलर होता है स्फेरिकल में, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए कि छोटा है रेडियस, बड़ा है, यानी कि बड़ा वाला एलिमेंट का है, ठीक है। तो यही इसका साइज बताने के लिए एटम को एटॉमिक रेडियस का यूज करते हैं। और देखिए एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर में हम इसको लेंथ को मेजर करते हैं, यानी कि नैनोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है, एक लेंथ का यूनिट है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि एक नैनोमीटर में इतना मीटर होता है। बहुत देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो कितना बड़ा इसका लेंथ होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एटम्स का। अब देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस, यानी कि हाइड्रोजन जो एटम है आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन आता है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक बात करें हाइड्रोजन की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज होता है जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन, उतना ही बड़ा साइज होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में मात्र सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इट मीन्स आपको इससे पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के साइज के तो ही बड़े होंगे हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इट मीन्स कि आप कभी कभी
आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको हाइड्रोजन को एक आपको प्रोटॉन को भी बोला जाता है हाइड्रोजन, समझिएगा। मतलब अगर प्रोटॉन को ही बोले तो आपने माइंड में अज्यूम करना है कि हाइड्रोजन को ही वो बोल रहा है, सिंगल प्रोटॉन का बात करें तो, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोटॉन नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन भी सिंगल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका साइज जो है इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है और इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है। उसको अगर हम देखें तो 0.037 नैनोमीटर होता है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, नैनोमीटर की जगह पर -9 मीटर लिख सकते हैं। नैनोमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, ठीक है, माइनस नहीं लगा दिए हैं। अब देखिए, या फिर उसको अगर आपको डेसिमल में तोड़ना हो और -9 हटाना हो 10 की पावर, तो आप इसमें लिखिएगा तो इतना बढ़ा जाएगा, ठीक है। 9 जीरो आपको मिलेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे भी मीटर नहीं मिलेगा आपको, सॉरी मीटर मिलेगा, नैनोमीटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का सिंबल क्यों जरूरी हो जाता है? अब देखिए, बार बार आपको हम बोले कि आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे, तो आप ऐसे लिखिएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पहले तो ऐसे ही लिखा जाता था, जब तक ये सिंबल नहीं आया था तब तक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वहाँ पर वाटर बनता था, ऐसे लिखा जाता था वाटर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था इसे लिखने में, बहुत ही बड़ा हो जाता था और बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होता था, बार बार लिखना पड़ता। वही रिपीटेशन से बचने के लिए हमने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट को लाया, ठीक है। और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट बाय योर शॉर्ट नेम, यानी कि शॉर्ट नेम से किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंट कर देना ही सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम इतना बड़ा आप लिखेंगे, इससे अच्छा है कि सोडियम को Na से लिख दें। आर्गन इतना बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा है कि हम आर्गन के Ag लिख दें। अब फिर बात ये आती है कि कौन सा एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, किस रूप में। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को कुछ भी उठा के लिख दिया जाता है। तो देखिए उसका 3 तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे सोडियम है, सोडियम को Na लिखा और जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम H से डिनोट कर देते हैं। हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें तो H लिखते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है, तो H लिख दिया हमने। हीलियम He से स्टार्ट हो रहा है, तो He लिख दिया। यहाँ पे भी हम H लिख सकते थे, इसलिए हमने H नहीं लिखा क्योंकि एक बार H का यूज हो चुका है, ठीक है। तो यानी ऐसा कंपाउंड जिसका फर्स्ट लेटर इस पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि दो बार जब मिल जाता है, जैसे C से कार्बन भी होता है और C से कैल्शियम भी स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट जो मिला था कार्बन मिला था, तो पहले कार्बन को हमने C से डिनोट कर दिया। वही अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी C से ही स्टार्ट होता है, तो क्या इसको भी हम C से डिनोट करेंगे? तो नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हमने C का यूज कर चुका है और दोबारा अगर हम C का फिर यूज करते हैं तो बाद में इतना प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको बोले C, तो आप कैल्शियम समझिएगा कि कार्बन समझिएगा। इसीलिए जब एक चीज का यूज हो गया रहता है तो उसके आगे लेटर बढ़ा के हम उसको ले लेते हैं, यानी कि Ca यहाँ पे ले लेते हैं। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है, हीलियम में भी तो ऐसे होता है। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि कुछ उसके बेस से, मतलब बेस पे डिपेंड करता है, उसके कॉमन नेम पे डिपेंड करता है। जैसे सोडियम का है, सोडियम को हम कॉमन नेम की बात करें तो नाइट्रोजन कुछ करके इससे होता है, ठीक है। उसी को हम उसी से ड्राइव करेंगे। आर्गन का है तो आर्गन का देखिए A और G यहाँ से हम ले लेंगे, Ag हो गया। और भी ढेर सारा चीज है जिसको हम लेते हैं। तो खैर उतना आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा समझिए सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है और इसका इंपोर्टेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट, जब ये सिंबल नहीं आया होता ये वाला सिंबल, तो यहाँ पे जो डाल्टन सिंबल ऑफ था, यह डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में था। डाल्टन कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपने एटम को, तो उन्होंने पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना, पिक्चर के जरिए से। यानी कि आप क्या करते थे, हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन को एक सर्किल बनाए और उसमें एक डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे कॉपर है, कॉपर को एक सर्कल बनाया, वहाँ पे C लिख दिया बीच में। और यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड को देखिए इन्होंने कैसे बनाया था, सर्कल बना के बीच में G लिख दिया और चारों तरफ से इसे डॉट बना दिया। यही था डाल्टन का सिंबॉलिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए, अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो इट इज द रिलेटिव मास। ये रिलेटिव मास होता है ऑफ इट्स एटम एंड एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कार्बन 12 के एटम्स के कंपेयर में जो भी मास हम लेते हैं वो मेरा क्या होता है, कार्बन 12 के एटम के कंपेरिजन में होता है। देखिए अब होता क्या था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ही कार्बन 12 को नहीं लिया गया। एक स्टार्टिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था एटॉमिक मास निकालने के लिए। पहले हाइड्रोजन को बेस माना गया था,
यानी कि हाइड्रोजन से कंपेयर करा, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी चीज़ का मास लेने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है। जैसे कि आपको हम बोले 5 kg, 5 kg क्या है, 1 kg का 5 यूनिट है, यानी 1 kg जो था उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसी में 5 kg बन गया, यानी कि 1 kg मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें भी होता है कि स्टैंडर्ड माना गया कार्बन 12 को, और वही होता है एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू और बाय 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 इक्वल टू 1/12 इंटू कार्बन का मास देखा गया तो इतना आया था 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब फिर 1 इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल टू यानी 1 मास यूनिट इक्वल टू 0.16605 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसको भी और आगे डिफाइन किया गया, सिंप्लीफाई किया गया तो 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही मेरा बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। और इसी से हम कंपैरिजन सारे एलिमेंट्स का करते हैं। जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि 5 kg आपको लेना है कि कोई भी चीज़, तो 5 kg क्या है, 1 kg का ही 5 टाइम्स है, यानी कि मेरा जो यहाँ पे 1 kg है क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। ठीक है, क्योंकि यही इसी से अब जितना भी हमको कितना हो किलो चाहिए, 1000 किलो चाहिए, 1 टन चाहिए, तो इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए। सेम वैसे इसमें भी होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए और इसी के कंपेरिजन कर करके, इसी का मल्टीप्लाई कर करके सबका हम एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक और शॉर्ट ट्रिक आप सीख लीजिए एटॉमिक मास निकालने के लिए कि आप एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा निकल के। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखिए जितना भी ऑड नंबर आएगा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस होता है, यानी कि जितना भी अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं, 2 गुने एटॉमिक नंबर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा इवन आएगा एटॉमिक नंबर तो 2 गुने एटॉमिक नंबर कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, सिंपल करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने समझा रखा है, देखिएगा लिखा है जो कार्बन जो मेरा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो क्या है, इवन है, तो इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 गुना 12 यूनिट मेरा एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और देखिए 11 जो है, 11 क्या है, ऑड है, और ऑड जो है तो ऑड में क्या है 2 इंटू एटॉमिक नंबर करते हैं, यानी 2 इंटू 11 करेंगे और तब प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 23 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है। तो 20 क्या है, इवन है, इवन में हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सल्फर की बात करें तो सल्फर 16 होता है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मेरा इवन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑड है। ठीक है, तो कुछ केस तक यहाँ पे 20 तक आपको ऐसे ही मिलेगा, 20 के बाद आपको इस रूल मतलब काम नहीं कर सकते इस रूल के जरिए। ठीक है, यहाँ यानी कि 20 तक आपको इसी रूल की हेल्प से आप एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी मेरा मान लीजिए सोडियम एटम हो गया, एक एटम को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अगर आपको मॉलिक्यूल चाहिए तो यहाँ पे सब इसी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे, सब में Na है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा एटम को अगर हमने उठा लिया कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, तो क्या है मेरा मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मींस वन और मोर देन वन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट का और वन से ज्यादा हमने अगर ले लिया एलिमेंट को, एटम को, तो वहीं मेरा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबका मॉलिक्यूल्स अलग अलग होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स ऐसे होता है H, ठीक है, फिर H, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बने तो H2 बनता है, ऐसे ही H8 होता है, P4 होता है, N2 होता है, यानी सेम टाइप का। N2 का मतलब क्या होता है, N, ठीक है, P4 का मतलब क्या हुआ, P, यानी कि सेम टाइप का एलिमेंट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे एटम नहीं होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, एलिमेंट होगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, एक टर्म है, द नंबर ऑफ एटम कंटेनिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंड इट्स एटॉमिसिटी। अब बात करते हैं जैसे हम आपको बताए थे P4 होता है क्या है,
मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स है तो P4 में P का एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एटम P4 में कितना है, तो 4 है। जैसे हम बात करें H2 की तो नंबर ऑफ एटम कितना है हाइड्रोजन का, तो 2 है। यही जो नंबर ऑफ एटम होता है इन मॉलिक्यूल्स उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। कुछ कॉमन एलिमेंट है जो आपके मतलब बहुत फेमस है, बार बार आपको मिलेंगे, उसी का कुछ क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है H2 से उसको डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N2 से करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, क्लोरीन को Cl2 से, आयोडीन को I2 से, सल्फर को Sn से। अब हम बात करें कि आपसे क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि सल्फर का जो एटॉमिसिटी होगा क्या होगा, एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी इसका बात करें तो हम कितना होगा 8 होगा, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ एटम कितना है 8 है इसमें। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा एटॉमिक मास, तो इजीली सेम होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ C12 आइसोटोप टेकन एज 12। यानी कि मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, जैसे कि आपका H2 क्या है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की बात करें तो एटॉमिक लेवल को ही हम एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। कब, जब इसको सारा मास हम ले लें, सारा एटम का मास ले लें, यानी कि हाइड्रोजन का एटम इसमें क्या है 2 गो है, तो इसका इस एटम का मास और दोनों एटम का मास को अगर एक साथ कंबाइन कर लें वही मेरा मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। जैसे कि N2 का हम बात करें तो N का होता है 7 होता है, आपको पता है जब N का एक एटम का मास कितना होता है, N का एक एटम का मास 15 होता है। क्यों 15 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन यानी 7 नंबर का है, इसका एटॉमिक नंबर 7 हुआ। और हम आपको बता चुके हैं कि एटॉमिक नंबर ऑड है, तो ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी 7 में 14 है 15। एक एटम का मास कितना हुआ, तो 15 हुआ, और एक एटम का मास जब 15 हुआ तो इसमें N2 मॉलिक्यूल में कोई एटम है 2 एटम है। जब 2 एटम है तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 गुना 30, ऐसे ही किया जाता है। आइए बच्चों अब हम इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ बताते हैं। O2 का आपको मास निकालना होगा, O2 क्योंकि एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर मास की हम जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको फिर से समझा रहे हैं। हमने पहले पढ़ रखा है एटॉमिक मास निकालना, यहाँ पे हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो देखिए एक एटम का हम बात करें ऑक्सीजन का, तो एक एटम का मास कितना होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 क्या है, इवन है, और 8 जब इवन है तो आपका कितना हो जाएगा मास 16 हो जाएगा, एक एटम का होगा। इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 32। सेम वैसे ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटम फॉर्मेशन की। एन एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जो भी इस दुनिया में है कोई भी चीज एटम हो, उस एटम क्या चीज से लिंक बना हुआ था। हमने एटम को डिवाइड किया हुआ था तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकला था, प्रोटॉन निकला था और न्यूट्रॉन निकला था। एवरी एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन होगा, यानी कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव में प्रोटॉन होगा, विच बैलेंस द चार्ज, यानी कि चार्ज को रखता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप सब समझ जाइएगा कि न्यूट्रल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ टर्म समझिएगा। If an atom has less electron than normal, then it has negative positive charge. कैसे, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आइए थोड़ा साइड में यहीं पर रफ करते हैं कि क्यों आखिर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाएगा। देखिए बाबू, आपको पता है कि एटम सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हम बात करें सोडियम एटम की, सोडियम एटम की बात करें तो 11 को आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 को प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 11 को नेगेटिव चार्ज, 11 को पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल 0 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल 0 हो गया, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो ये तो बन जाएगा 10, ये तो 11 था पहले 11 प्लस था और ये 11 माइनस था, तो अब कितना बन गया, ये 10 माइनस हो गया। अब देखिए कैलकुलेट करके कि प्लस में 1 आ रहा है, कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा बाबू, अब यहाँ पे प्लस में 1 आएगा, यहाँ इट मीन्स ये प्लस चार्ज गेन कर लिया। इसीलिए लिखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इफ एन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। अब देखिए अभी तक हमने एक इलेक्ट्रॉन को कम रखा था, अब ज्यादा कर दिया, यानी 11 था अब 12 कर दें, 11 के 11 ही रह जाएगा।
अब ओवरऑल थोड़ा कैलकुलेट करके देखिएगा, पॉजिटिव में 11 और निगेटिव में 12 है, तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि निगेटिव चार्ज को गेन कर लेगा। ठीक है, अब देखिए अब लिखा हुआ थर्ड पॉइंट, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। आपको पता है कि कोई भी जब रेडियस होता है उसके अंदर सेल के अंदर एक प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड होता है, तो ये तो कहीं मूव करेगा नहीं, ओनली फ्रीडम होता है इलेक्ट्रॉन के पास, नहीं मूव करते रहता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आयंस के बारे में बात पढ़ेंगे। आयंस क्या होता है, वही चार्ज को हम आयंस बोलते हैं, कौन सा एटम कितना चार्ज गेन किया है उसी चार्ज को हम आयंस बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सोडियम का पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही होता है। ठीक है, यही आयंस होता है। अब हम बात करेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, एक होता है कैटायंस और एक होता है एनायन। कैटायंस क्या होता है, आयन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस भी एलिमेंट पे होगा, जिस भी एटम पे आप जिस भी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटायन बोलिएगा, जिस भी मॉलिक्यूल पे, कंपाउंड पे, एलिमेंट पे जिस भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप एनायन बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे सम कॉमन आयंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सम कॉमन आयंस के बारे में, तो नेम ऑफ आयन, फार्मूला और सिंबल इसको बोलते हैं। सोडियम आयन, सोडियम पे Na+ होता है, इसलिए Na+ होता है क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है 11+ होता है, 11- होता है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज चाहता है स्टेबल होना, आयन क्यों बन जाता है, आयनाइज क्यों होता है, कि कोई भी एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना। स्टेबल मींस क्या होता है, या तो अपने ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, या फिर 8 को, या फिर 8 को, या तो 8 2 रखे नहीं तो 10 रखे नहीं तो 18 पे, यही सब नंबर में स्टेबल होता है। आपको पढ़ना है बस K L M N तक नहीं पढ़ना है, 18 मतलब 8 14 मान सकते हैं आप, 18 2 20 26 तक मतलब मान सकते हैं आप 20 तक 10th में पढ़ना है, सॉरी आप 9th में है तो आपको तो 20 तक ही पता होगा। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको K L M N के बारे में। ठीक है, अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे इस चैप्टर में क्योंकि नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे और उसमें सिखाएंगे कि सोडियम पे क्यों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, पोटेशियम पे K+ है। ठीक है, देखिए क्लोरीन पे माइनस आया है, ब्रोमीन पे माइनस आया है और एल्युमिनियम में अमोनियम में Na++ है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और पुल क्या द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट। यानी कि कोई भी एटम के पास अपना एबिलिटी होता है कि किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, यही कैपेसिटी को, यानी किसी के पास ज्यादा कैपेसिटी होता है खींचने का तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, और किसी एटम के पास कम कैपेसिटी होता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम, इसका एबिलिटी है कि कितना जल्दी से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, वो एबिलिटी की बात करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कितना जल्दी किसी एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कोई जल्दी बहुत जल्दी कंबाइन हो जाता है, कोई धीरे धीरे कंबाइन होता है। ठीक है, अब वैलेंसी ऑफ सब कॉमन मेटल दिया हुआ है, आप याद कर लीजिएगा, इसको लिथियम होता है, लिथियम का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, सिल्वर का 1 2 होता है, किसी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आपको वेरिएबल वैलेंसी के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो हायर क्लासेस के लिए वेरिएबल वैलेंसी किसी कंडीशन में, अब इसका रीजन हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मान लीजिए कब आपको कैसे पता चलेगा कि कब 1 के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहा है, कि कब 2 के साथ बना रहा है, कब 2 के साथ बनाएगा, कब 3 के साथ बनाएगा, तो इसका जिक्र हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आपको बस थोड़ा इसके बारे में याद रखना है, यही तो आपका चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो थैंक यू।